जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 20 सितंबर 2024 के विजन एस न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। कल जो हमने आपको क्वेश्चन दिए थे ये उसका आंसर है बी एन बी, और ये आपके आज के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसका अगर आपको आंसर देना है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। साथ ही साथ ये PDF भी आपको उधर ही मिल जाएगी। ठीक है, आप अपना आंसर भेजना चाहते हो तो चैट ग्रुप में भेजना, उसके भी लिंक नीचे दी गई है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है हमारी इंडियन ओशन को रिलेटेड। तो भाई रिसेंटली हमारी कॉन्फ्रेंस कंक्लूड हुई है, बाई एन्यूअल नेवल कॉन्फ्रेंस, नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ये क्या होता है भाई? तो जितने भी हमारे इंडियन नेवी के कमांडर्स हैं, बड़े बड़े एपेक्स लेवल के ऑफिसर्स हैं, वो मिलते हैं और बातचीत करते हैं। उसमें हम स्ट्रेटजी की, ऑपरेशनल, डेवलपमेंट की, एडमिनिस्ट्रेटिव सारी की सारी बातचीत होगी और एक दूसरे के व्यू को जानेंगे। दैट्स इट, यही है नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और ये बाई एन्यूअल है। बाई एन्यूअल मतलब साल में 2 बार होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस इसी के रिलेटेड इंडियन ओशन रीजन न्यूज़ में है और उसकी इंपॉर्टेंस हमें बताई गई है कि भाई क्यों ज़रूरी है इतना ये सब करने के लिए करना। तो भाई सबसे पहले तो जियोपॉलिटिकल, कि जो अभी इंडियन ओशन है वो काफ़ी जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस रखता है पूरे वर्ल्ड में। जो बड़ी बड़ी मेजर पावर है, USA, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, वो सब चाहते हैं कि उनका फुटहोल्ड इंडियन ओशन में रहे और वो कुछ हद तक इंडियन ओशन को कंट्रोल कर पाए। इसीलिए आपको USA का, फ्रांस का, इवन ब्रिटेन का, चाइना भी कोशिश कर रहा है, सबका आपको बेस मिल जाएगा इंडियन ओशन के अंदर, नेवल बेस। ठीक है, आपको अगर पता हो तो मुझे बता दीजिए, US का जो नेवल बेस है उसका नाम क्या है? ये UPSC ने पूछ लिया है। आप मुझे US का नेवल बेस है इंडियन ओशन में, उसका नाम बताइए। ये दूसरों का देख लें। इवन इंडिया के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की बात करते हैं, उस विजन को अगर फुलफ़िल करना है तो इंडियन ओशन को में हमें तो काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ जो चाइना के फुटप्रिंट्स आ रहे हैं उन्हें भी काउंटर करने के लिए इंडियन ओशन में हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा सिक्योरिटी। तो इंडियन ओशन रीजन में अटैक बहुत होते रहते हैं, पायरेसी अटैक, हाईजैकिंग, ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक, और इवन जो इंटरनेट के केबल होते हैं ओशन में उनको भी काट दिया जाता है। रिसेंटली आपने देखा होगा हाउदी अटैक हो रहे थे रेड सी के आजू बाजू और इवन इंडियन ओशन के भी आजू बाजू। हमने हालांकि इनको सामना किया था ऑपरेशन संकल्प चला के। ऑपरेशन संकल्प चलाए, ये हमें दिखाता है, शोकेस करता है कि भाई इंडिया इज जस्टिफाइंग नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रोल इन इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, अब इंडियन ओशन क्या है वो तो आपको पता ही है, राइट? अफ्रीका से लेकर के ये इंडिया के नीचे वाला और इधर ऑस्ट्रेलियन कोस्ट, ये वाला जो बीच का एरिया है ना, ये इंडियन ओशन है। ये तो आपको पता ही है, और नहीं पता है तो यार देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, कि भाई वर्ल्ड में जितना भी कार्गो ट्रैवल करता है, मतलब इधर से उधर जितना भी हम माल सामान पहुंचाते हैं, उसमें से 1/3 इंडियन ओशन से निकलता है, और जितना भी ऑयल शिपमेंट होता है उसमें से 2/3 इंडियन ओशन से निकलता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर भाई क्लाइमेट सिक्योरिटी भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे दूसरे सारे ओशन की कंपैरिजन में इंडियन ओशन जल्दी से गर्म हो रहा है सिंस 1950। ये किसकी रिपोर्ट है? तो IPCC की रिपोर्ट है 2021 की। IPCC मतलब इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ऐसी देखो जो जो भी बॉडी होती है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट हो ना, उसको आपको पूरा का पूरा याद रख लेना है। कोशिश करनी है, रहे ना है अलग बात है, बट कोशिश करनी है, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं आएगा और वो रिपोर्ट आ रही होगी ना तो आप कहीं पे भी चिपका दोगे उसको। ठीक है, चलिए। फिर साथ ही साथ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ में भी इंडिया काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। कुछ कुछ ऑपरेशंस भी है जो हमने इधर किए हुए हैं। इससे भी पता चलता है कि भाई इंडिया की क्रेडिबिलिटी तो है ये रीजन के अंदर। ठीक है, चलिए। क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं इंडिया ने ये इसको जस्टिफाई करने के लिए, इंडियन ओशन रीजन को और मजबूत करने के लिए अपनी लीडरशिप को? तो इंडियन ओशन रीम एसोसिएशन, ये भाई रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाता है, मेन मोटो यही है। फिर इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, ये भाई मेरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करता है, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो भी इंडियन रीजन के, ओशन रीजन के पार्ट हैं, उनकी जो कंट्रीज़ है। फिर भाई महासागर, ये भी अगेन ग्रोथ एंड सिक्योरिटी की बात करता है। फिर है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ये हम जनरल पॉलिसी की बात करते हैं कि भाई हमारे जो पड़ोसी है उसके लिए हम सबसे आगे खड़े हैं। फिर सागर है, फिर ये हटा दीजिए, HADR इनिशिएटिव है,
ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ इनिशिएटिव्स, जैसे कि वैक्सीन मैत्री। जब कोरोना आया था तब सारे देश अपनी अपनी वैक्सीन को अपने देश में ही रखना चाहते थे कि जितना हो सके अपने पास रखें कि और ये बढ़ता है तो हमें काम आए, जबकि इंडिया पूरे वर्ल्ड में ये वैक्सीन को फ्री में दे रहा था सबको, जो जो भी गरीब कंट्रीज़ है। फिर ऑपरेशन करुणा हमने किया था अभी नहीं, मुझे बस ये बता दीजिए, ये ऑपरेशन करुणा हमने किस कंट्री के अंदर किया था, क्या हो गया था, या फिर किधर हो गया था करुणा, सॉरी किधर की हमने मदद की थी ये ऑपरेशन करुणा के अंदर, दैट्स इट। ठीक है, ऑपरेशन संकल्प मैंने अभी आपको बताया क्या था, करुणा क्या था वो मुझे आप बता दीजिए। साथ ही साथ ये भी बताना यूएस के बेस का नाम क्या है जो इंडियन ओशन में है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन लॉन्चेस इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव सेक्टर। भाई सबसे पहले तो कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है या फिर कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं उसको जान लेते हैं। तो देखो प्रॉपर में अगर डेफिनेशन बताऊं तो कोऑपरेटिव मीन्स वॉलंटरी ग्रुप ऑफ पर्सन विथ कॉमन नीड्स एंड एस्पिरेशन यूनाइट टू वर्क टूगेदर टर्म्ड एज अ कोऑपरेटिव। ठीक है, मतलब जो कॉमन समस्याएं या फिर कॉमन सपने वाले लोग हैं वो एक साथ आते हैं अपनी इच्छा से और एक ग्रुप बनाते हैं और कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसको हम कोऑपरेटिव बोलते हैं, दैट्स इट। ठीक है, अभी इसी कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ाने के लिए हमने कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, अपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किए, वो हम देख रहे हैं। सबसे पहला इनिशिएटिव है मार्गदर्शिका। इसके अंदर हम भाई 2 लाख जितने मल्टीपर्पज़ प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाएंगे। देखो ये क्या होता है वो बता देता हूँ। ठीक है, PACS मतलब इसका मेन फोकस यही होता है कि ग्रास रूट लेवल पे, एकदम जो लास्ट लेवल पे है रूरल एरियाज़ में, वहाँ पे हम पर्टिकुलरली फार्मर्स को और जो विलेजर्स हैं रूरल एरिया के लोग हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, उधार प्रोवाइड करें, दैट्स इट। ठीक है, ये कौन से एक्ट के थ्रू बनता है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के अंदर ये बनता है। ठीक है, फिर दूसरा इनिशिएटिव है भाई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर वाइट रिवॉल्यूशन 2.0। वाइट रिवॉल्यूशन क्या था, जो हमने श्वेत क्रांति, इसको हम ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं, कि भाई इसी के बाद से ही इंडिया के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन इतना बढ़ गया कि अभी हम भाई सबको सप्लाई भी करते हैं और एंड वी आर द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। ये वाइट रिवॉल्यूशन की वजह से ही हुआ। वो वॉज द प्रोपोनेंट ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन, वर्गीस कुरियन, आप जानते ही होंगे। ठीक है, नाम आपको शायद पता ही होगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अभी हम ये वाइट रिवॉल्यूशन क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि अमूल, ये वाइट रिवॉल्यूशन के पीछे वर्गीस कुरियन है जिन्होंने अमूल कोऑपरेटिव का एस्टैब्लिशमेंट किया था, एंड अमूल कितना फेमस आपको पता ही है। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि भाई जो मिल्क प्रोडक्शन है उसमें हम वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 लेके आते हैं और उसको हम 2029 तक 1 लाख किलोग्राम पर डे जितनी प्रोक्योरमेंट कैपेसिटी तक बनाएंगे। एक्सेलेंट। फिर भाई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कॉपरेशन अमंग कॉपरेटिव्स, कि कॉपरेटिव्स भी एक दूसरे के साथ मिल जाएं ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हमें प्रोवाइड हो सके। सिग्निफिकेंस क्या है कॉपरेटिव सेक्टर्स का, क्यों बोलते हैं हम, देखो इसको याद करना है आपको, याद रखना आप, स्पेशली ये मार्गदर्शिका हो सकता है पूछा जाए। सिग्निफिकेंस क्या है, तो रिमूविंग इनइक्वालिटी, डेफिनेटली सब गरीब हैं, सब एक साथ आके काम करते हैं, इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी। ऊपर से कोऑपरेटिव में कोई भी ऑनर नहीं होता है, सब मिल के ऑनर होता है। एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर्स होगा, यस, ये इफ़को, नाफेड, अमूल, ये सब क्या है, ये सब के सब इससे फार्मर का ही फ़ायदा होता है, क्योंकि फार्मर के पास गाय है, वो अपना दूध अमूल में दे रहे हैं। इफ़को फर्टिलाइज़र बनाता है, अगेन फार्मर का फ़ायदा है। नाफेड में फार्मर अपनी चीज़ें बेचता है। ये सब एग्जाम्पल्स है कोऑपरेटिव्स के, सक्सेसफुल कोऑपरेटिव्स के। फिर वही फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, यस, जो बैंकिंग सेक्टर की फैसिलिटीज़ है वो इनको प्रोवाइड होगी ईजिली। फिर वही वुमन एम्पावरमेंट में ही होगा, यस, अब इधर सेल्फ हेल्प ग्रुप भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए काफ़ी है। ठीक है, वाइट रिवॉल्यूशन आपको पता है 1970 के आसपास ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ये फेसेस वाइज चला था, पहले 70-80, फिर 80-85, फिर 85 to 96। अंदर क्या हुआ था, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। करंट सिचुएशन क्या है हमारी, तो इंडिया इज़ हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, हम 230 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन किए हैं लास्ट ईयर 22-23 के अंदर। ओके, फिर है भाई बकवास न्यूज़ है, इसको मैं भगाऊंगा ही। गवर्निंग एआई फॉर ह्यूमैनिटी, यूएन बेस्ड एडवाइजरी बॉडी हमने अपॉइंट की थी कि भाई आप कुछ बता दो एआई के ऊपर क्या काम कर सकते हो, उनकी रिपोर्ट आ गई, उसी के रिलेटेड बातचीत है।
सबसे पहले भाई नीड क्यों है एआई को हमें गवर्न करने की ग्लोबली। तो भाई एआई बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट पावर है और ग्लोबल स्केल पे ये काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है। फिर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमें पता नहीं है भाई एआई का इनर वर्किंग किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे ये प्रेडिक्ट कर रहा है। फिर भाई ट्रांसबाउंड्री इन स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में फैला हुआ है, ठीक है, और इसको रेगुलेट कौन रखा है, जो भी एआई का मालिक हो वो रेगुलेट कर रहा है, तो ऐसा हम नहीं होने दे सकते हैं। फिर भाई इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कि सबको एआई मिलना चाहिए, ठीक है, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो नीड बहुत ही वास्ट एरियाज़ में होती है, आपको जो भी दिमाग में आए अच्छा बुरा वो नीड में जा सकता है, ठीक है। अगर बुरा आ रहा है तो उसको रेगुलेट करने के लिए, अच्छा आ रहा है तो उसकी ज़रूरत के लिए, दोनों चीज़ चली जाएगी। फिर गैप क्या गया है ग्लोबल एआई गवर्नेंस के लिए, लेक ऑफ ट्रूली ग्लोबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क। डेफिनेटली अभी तो ये गलत होगा वैसे, अभी आ चुका है दो काफ़ी कुछ कुछ, एक मैं बता देता हूँ। तो ब्लेचली फ्रेमवर्क आ गया है, ब्लेचली डिक्लेरेशन, ठीक है, फ्रेमवर्क नहीं। ब्लेचली डिक्लेरेशन लास्ट ईयर ही साइन हुआ है, लास्ट ईयर नहीं शायद इसी ईयर साइन हुआ है, ब्लेचली यस इसी ईयर साइन हुआ है। फिर लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, अभी ये क्या है ब्लेचलेट, तो एआई को रेगुलेट कैसे करना पूरे वर्ल्ड में उसका ही रिलेटेड बात करता है, ठीक है। फिर लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, डेफिनेटली रिप्रेजेंटेशन में हम क्या कर रहे हैं, तो देखो 7 जितनी कंट्री है वो हर एक एआई के जो भी गवर्नेंस के रिलेटेड एफर्ट है सब में पार्टिसिपेट करती है, जबकि 118 जितनी कंट्रीज़ है वो किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं करती है। प्राइमरी ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ क्या होता है आपको पता है, ठीक है। ग्लोबल जो नॉर्थ है, अर्थ को आप दो भाग में बांट सकते हो, जो ऊपर वाला एरिया है यूजुअली डेवलप्ड है और नीचे वाला एरिया है यूजुअली अंडर डेवलप्ड है, पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इसमें आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को एक्सक्लूड करोगे, वो ग्लोबल नॉर्थ में आ जाता है, तो बस वही ग्लोबल साउथ है, ठीक है। फिर भाई इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़ भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिकमेंडेशन क्या क्या है। तो भाई इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल हमने बनानी चाहिए, फिर पॉलिसी डायलॉग बनाना करना चाहिए, सबके साथ मिलकर क्रिएशन करना चाहिए एआई स्टैंडर्ड्स एक्सचेंज का, फिर एआई कैपेसिटी डेवलपमेंट करो, ग्लोबल फंड बनाओ एआई के लिए, ग्लोबल एआई डेटा फ्रेमवर्क बनाइए और ऑफिस विद इन यूएन सेक्रेटरीट भी बनाइए, ठीक है। दैट्स इट, बकवास सी बात है, हटाइए। हाँ, बट आप इसको ना, इस जो रिकमेंडेशन है ना, इसको आप यूज़ कर पाओगे, कोई भी एआई के रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है तो आप उसको यहाँ पे यूज़ करो कि भाई यूएन एडवाइजरी बॉडी ने रिकमेंडेशन दी थी कि हमें ग्लोबल एआई फंड बनाना चाहिए, ग्लोबल डेटा फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, या फिर ऑफिस बनानी चाहिए यूएन सेक्रेटेरिएट के अंदर, या किसी को भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये आपको काम आएंगे, आपका आंसर इससे हॉलिस्टिक बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भाई कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव कर दिया है इंडिया म्यांमार बॉर्डर को फेंसिंग करने का प्लान। अभी का सिनेरियो क्या चल रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 1643 जितनी बॉर्डर है, ठीक है, किलोमीटर जितनी बॉर्डर है म्यांमार के साथ, और उसमें से फेंस्ड कितनी है, सिर्फ 30 किलोमीटर। अब सोचिए कितनी पोरस बॉर्डर है, कितना खुला है, म्यांमार से जो चाहे वो इजीली आ जाएगा। हालांकि हम प्रोटेक्ट करते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, फेंसिंग है नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है प्रोटेक्शन नहीं है, बिल्कुल करते हैं, बट डेफिनेटली फेंसिंग नहीं है तो प्रोटेक्शन कुछ हद तक वीक पड़ ही जाएगा। इसीलिए म्यांमार के एरिया से रोहिंग्याज हमारे एरिया में आ जाते हैं, इंडिया में आ जाते हैं, और फिर साउथ बाजू चले जाते हैं और वहाँ पे रहते हैं। इवन वो आधार कार्ड अपना बना लेते हैं, बहुत सारे लोग पकड़े भी गए हैं। अभी रोहिंग्या क्या है, तो म्यांमार की कम्युनिटी थी जिनको म्यांमार से खदेड़ दिया गया था कि आप इधर नहीं रह पाओगे, आप निकलो, तो निकाल दिया गया था उधर के लोगों ने। तो अभी वो लोग कहीं के नहीं रहते, तो वो चाहते हैं कहीं ना कहीं पहुंच जाए, तो वो इंडिया आते रहते हैं, इंडिया घुसने की कोशिश करते रहते हैं ठीक है। तो भी हमारी पोरस बॉर्डर थी, देख लिया पोरस बॉर्डर क्या होती है, तो फुल्ली प्रोटेक्टेड ना हो, कि वो इतने हद तक ना हो कि पीपल को वो रोक सके आने से। तो बॉर्डर्स आर नॉट प्रोटेक्टेड इनफ टू स्टॉप पीपल गोइंग थ्रू, ठीक है। ये ओपन भी हो सकती है और क्लोज भी हो सकती है, फेंस्ड या फिर अनफेंस्ड दोनों हो सकती है। पोरस बॉर्डर का स्टेटस क्या है, तो इंडिया के पास म्यांमार के साथ, साथ ही साथ नेपाल, भूटान, बहुत सारी एरियाज़ में पोरस बॉर्डर है, क्योंकि वो हमने फेंस की ही नहीं है, इसलिए पोरस तो है ही है। ऊपर से हम इतना ध्यान भी नहीं देते हैं क्योंकि नेपाल और भूटान को अपनी अच्छी कंट्री है, हमारे साथ उनका रोटी बेटी वाला रिश्ता भी चलता है। म्यांमार के साथ ऐसा तो नहीं चलता, बट कुछ हद तक उधर भी है ट्राइबल एरियाज़ में। फिर नेशनल सिक्योरिटी को भी थ्रेट होता है, जैसे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो सकता है, इंसर्जेंसी हो सकती है, स्मगलिंग तो होती ही होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है, फिर ड्रग ट्रैफिकिंग। यस, ये देखो गोल्डन ट्राइंगल लिखा हुआ है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जो इंडिया की लोकेशन है, ये इंडिया है समझ लीजिए, ये यहाँ पे गुजरात, ये अपना नॉर्थ ईस्ट,
ये जम्मू कश्मीर। अब इंडिया की लोकेशन बड़ी क्रिटिकल है क्योंकि यहाँ पे हमें आता है पाकिस्तान, उसके ऊपर अफगानिस्तान और उसके ऊपर ईरान, उसके बाजू में ईरान, ठीक है। और जब हम राइट हैंड बाजू जाते हैं तो हमें आता है म्यांमार, लाओस, वियतनाम और ये थाईलैंड नीचे, ठीक है, एम और एल के बीच में थाईलैंड। तो देखो यहीं पे बनता है हमारा गोल्डन क्रिसेंट। सबसे पहले तो लेफ्ट बाजू, ये देखो ये क्रिसेंट शेप बन गया, ये क्रिसेंट शेप होता है, ठीक है, क्रिसेंट शेप बन गया, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान का। और यहाँ पे बन गया हमारा ट्राइंगल, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड का ट्राइंगल। और ये दोनों लोकेशन जानी जाती है ड्रग के लिए। ये गोल्डन ट्राइंगल और गोल्डन क्रिसेंट का मतलब है यहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्रग प्रोड्यूस होता है। और फिर ये सोचो इंडिया दोनों बाजू से ड्रग से घिरा हुआ है तो यहाँ पे अंदर आएगा ही आएगा ना। और इंडिया की तो भाई पाकिस्तान के एरियाज़ में भी काफ़ी बॉर्डर पोरस है, म्यांमार के एरियाज़ में भी काफ़ी पोरस बॉर्डर है, इसलिए हम काफ़ी वल्नरेबल होते हैं। हालांकि अभी इस गोल्डन ट्राइंगल और गोल्डन क्रिसेंट को हम डेथ ट्राइंगल और डेथ क्रिसेंट के तरीके से बुलाते हैं क्योंकि हमारे होम मिनिस्टर जी ने कहा था कि गोल्डन एक भी तरीके से नहीं है, इससे सिर्फ मौत मिलती है, तो इट इज़ दैट ट्राइंगल एंड दैट क्रिसेंट, ठीक है। तो हमारी लोकेशन भी है गोल्डन ट्राइंगल के आसपास, तो म्यांमार के एरिया से गोल्डन ट्राइंगल में उस एरिया से इंडिया में घुस जाते हैं। फिर रेफ्यूजी इन्फ्लक्स भी होता है, ये मैंने आपको बता दिया, रोहिंग्या का, ठीक है भाई। इतना सारा दिक्कत है तो हम फेंसिंग कर क्यों नहीं लेते हैं? क्या चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे? सबसे पहला रगड टेरेन है। ये वाला जो एरिया है ना, ये हिमालयाज़ का एरिया है, तो यहाँ पे जो टेरेन है बहुत ही रगड, ऊपर नीचे, ऊबड़ खाबड़, खड्डे खाई, इसलिए हम पूरी तरीके से फेंसिंग नहीं कर पाते हैं। फिर मार्शी लैंड है, इस एरियाज़ में बारिश भी बहुत पड़ती है, तो जो लैंड है वो बहुत ही मार्शी है, मतलब कीचड़ जैसा है। और इधर की क्लाइमेटिक कंडीशन भी भाई डेंजरस है क्योंकि हिमालयाज़ का एक्सटेंशन पूरा का पूरा ऊपर की बाजू होके फिर नॉर्थ ईस्ट में ऐसे टर्न भी मारता है। जो ये इधर भी आपको हिमालयाज देखने को मिलती है, इसको हम पूर्वांचल बोलते हैं, ठीक है, आपको पता है ये नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ी हाइट है, तो सियाचिन ग्लेशियर जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन बनती है एकदम ठंडी, तो यहाँ पे पेट्रोलिंग भी हार्ड हो जाती है और फेंसिंग भी हार्ड हो जाती है। और इधर आप अगर फेंसिंग करना चाहोगे तो खर्चा भी इतना लगेगा, तो हम करते हैं कि ठीक है कल करेंगे, ऐसा छोड़ देते हैं। फिर भाई लेक ऑफ डिमार्केशन, हर एक जगह से इंडिया की जो बॉर्डर है प्रॉपरली डिमार्केटेड है ही नहीं क्योंकि ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर ऐसे ही भाग गए हैं, तो बॉर्डर डिमार्केटेड नहीं है, तो ये भी दिक्कत है। फिर पॉपुलर डिसकंटेंट ड्यू टू क्रॉस बॉर्डर एथनिक टाइप्स, ये मैंने आपको बताया ही कि जो म्यांमार वाला हिस्सा है वहाँ पे भी कुछ ट्राइब्स रहती हैं और इंडिया में भी कुछ ट्राइब रहती है बॉर्डरिंग एरियाज़ में, जिनका एक दूसरे के साथ रिश्ता है, ठीक है, और वो एक दूसरे के घर पे आते जाते रहते हैं और वे बॉर्डर के थ्रू ही आते जाते रहते हैं। तो ऐसी ही एक ट्राइब है जो ट्राइब, जो का एक ग्रुप है, जो यूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिजोरम, जो अगेंस्ट है कि भाई आप बॉर्डर को फेंसिंग मत कीजिए क्योंकि हमारे उधर टाइज है, एथनिक टाइज है, हमें उधर जाना आना रहता है, अगर आपने फेंस कर दिया तो हमारा आना जाना नहीं बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं ये बंद मत, ये फेंस मत करना, ठीक है। और ये तो एक एग्जाम्पल है जो का, और भी बहुत सारी ट्राइब्स हैं जो कि इधर आती जाती रहती है, ठीक है। चलिए इनिशिएटिव क्या क्या लिया इंडिया ने, अभी ऐसा रहने तो नहीं देंगे कि हमने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्कीम हम लेके आए हैं। ये सेक्टर स्कीम है, पूरा का पूरा पैसा सेंटर देगा, सेक्टर मतलब जिसकी 100% फंडिंग सेंटर दे। और दूसरा होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, जिसमें सेंटर कुछ हद तक पैसे देगा, 50% पैसे दे दे, 40% दे दे, और बाकी के पैसे स्टेट देगा। फिर दूसरी स्कीम बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंटरेक्शन टेक्नोलॉजी, इसमें भाई हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं जैसे कि रडार, इलेक्ट्रोपिक्स, इसके थ्रू हम मैनेजमेंट करेंगे कि भाई क्या क्या कुछ आ तो नहीं रहा है ना कोई अंदर से चुपके से। फिर कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें हम सेंसर, नेटवर्क, इंटेलिजेंस, कमांड कंट्रोल सॉल्यूशन सब का यूज़ करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव है और इंटीग्रेटेड है, यानी कि सब आ जाएगा। एंड लास्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। अभी होता क्या था कि कोई भी हम प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं ना तो उसमें एनवायरमेंट क्लियरेंस लेनी पड़ती है और कभी ये मिलती ही नहीं है बहुत सारी टाइम। तो हमने यही डाल दिया कि भाई जो भी हम नेशनल सिक्योरिटी के लिए प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं और बॉर्डर के एरिया में लेके आ रही है, बॉर्डर के विदिन 100 किलोमीटर होगा, तो ये इससे एग्जेम्प्ट है, आप इसको मना नहीं कर पाओगे, ठीक है, कि आप यहाँ पे नहीं ले आ पाओगे, ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि यार ऐसा करोगे तो हम कभी भी अपनी सिक्योरिटी ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो कौन से एरिया में जो बॉर्डर से 100 किलोमीटर के पास हो, साथ ही साथ LAC पे हो, LOC पे हो, LAC मतलब
पाकिस्तान वाला, सॉरी चाइना वाला एरिया, और LOC मतलब पाकिस्तान वाला एरिया, उसकी बॉर्डर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर FATF ने लॉन्च किया है म्यूचुअल इवेल्यूएशन रिपोर्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट जल्दी देख लेंगे। म्यूचुअल इवेल्यूएशन रिपोर्ट क्या होता है, तो असेस करना कंट्रीज़ के मेजर्स को कि किस हद तक ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोक रहा है। ठीक है, साथ ही साथ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को भी रोक रहा है। सबसे पहले तो भाई FATF क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, पेन बस चेंज करने दीजिए मुझे। FATF इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। देखो, फाइनेंशियल एक्शन यानी ये पैसों वाली चीज़ों को देख रही है। ठीक है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1989 में बाय G7 कंट्रीज। G7 कंट्रीज मतलब ग्रुप ऑफ 7, ये डेवलप कंट्रीज़ का ग्रुप है। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो पेरिस, फ्रांस। ये जब इस्टेब्लिश हुआ तो शुरू में तो ये सिर्फ डेवलपमेंट मेजर ही लेता था कि मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे रोका जाए, इंटरनेशनल कॉपरेशन कैसे किया जाए। बट 2001 में इसके स्कोप को एक्सपांड कर दिया गया था कि भाई अब आपसे आप फाइनेंसिंग को भी देखोगे, जो भी टेररिस्ट को पैसा दे रहे हैं उसको भी आप देखोगे, और आप प्रोलिफरेशन ऑफ फाइनेंसेस भी देखोगे, स्पेशली जो टेररिज्म के लिए जा रही है। ठीक है, मेनली 2001 में क्यों किया गया था, 9/11 अटैक हुआ था 2001 में, इसलिए। ठीक है, आपको पता चल गया। ठीक है कि FATF क्या है। अभी FATF के अंदर ना ये कुछ कुछ काम करते रहते हैं। इसकी ब्लैक लिस्ट होती है, जो बहुत ही टेररिस्ट के साथ जुड़े हुए हैं और एकदम कुछ काम करनी नहीं है तो ब्लैक लिस्ट में होगा। जो कुछ हद तक जुड़े हुए हैं, कुछ हद तक वो करने दे रहे हैं टेररिस्ट को काम, कुछ हद तक पैसे भी बांट रहे हैं, तो वो ग्रे लिस्ट में होगा। ठीक है, यह बता देता हूँ मैं यहाँ पे, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट। इतना गहराई से नहीं बता रहा हूँ मैं, ऊपर से ही बता दे रहा हूँ क्योंकि अभी ऊपर से ही काफ़ी है। और तीसरा ये भी लॉन्च करते हैं म्यूचुअल इवोल्यूशन रिपोर्ट, कि आप किस हद तक अच्छा काम कर रहे हो, तो उसमें आपको ये डाला जाएगा। ठीक है, कि कंट्री कैसे काम कर रही है वो देखने के लिए। ओके, इसकी रिपोर्ट में हमें क्या पता चला है कि इंडिया विथ अलॉन्ग विथ 4 G20 कंट्रीज टॉप रेगुलर फॉलो अप कैटेगरीज है, मतलब अच्छा काम करती है, दैट्स इट। ठीक है, मोस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उन्होंने भी अपनी इनहेंस फॉलो अप कैटेगरी में आ गए हैं, यानी अच्छा काम करने में और ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, यही न्यूज़ में था और ये सब बकवास है। हाईलाइटेड क्या है भाई, की एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग में आपको इम्प्रूव करना है। मेन सोर्सेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, तो साइबर एनेबल फ्रॉड ज़्यादातर होते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, वहाँ से पैसा आता है। सिक्योरिटी थ्रेट में भाई इस्लामिक स्टेट्स लाइक अल-कायदा, लिंक ग्रुप, वो सब पैसा लेते होते हैं। और ये कौन से एरियाज़ में होते हैं स्पेशली, तो जम्मू कश्मीर के एरिया में होते हैं। इंडिया ऑल्सो फेस कर रहा है नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी ये वाला चीज़, और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी हम फेस कर रहे हैं। इश्यूज़ क्या क्या है इम्प्लीमेंटेशन में, PMLA, अपना प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो भाई मेन तो यही है कि जितने हम नंबर केसेस फाइल करते हैं ना, उतने कायदे से रिजल्ट आते नहीं हैं, तो वो मेन इशू है। रिकमेंडेशन क्या किया गया है, तो भाई इम्प्लीमेंट कीजिए, फाइनेंशियल सेक्शंस को डिफाइन कीजिए, डोमेस्टिक पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन को, कि जो ऐसे काम के अंदर जुड़ा हुआ हो। PMLA क्या करता है, जो FATF के अंदर हम पकड़ रहे हैं ना कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करना, तो देखो मनी लॉन्ड्रिंग, PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये मनी लॉन्ड्रिंग को यही देखता है। तो यहाँ पे हम FATF इसी की बात कर रहा है कि भाई इसको और आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, यानी हमें ये स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। फिर प्रोटेक्ट NPO फ्रॉम टेरर अब्यूज़ थ्रू रिस्क बेस्ड इनहेंस मेजर। NPO मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कि ऐसी कोई NGO ना हो जिससे फंडिंग आ रही है टेररिस्ट ग्रुप से और फिर उसी का वो काम कर रहे हैं। आपने ये देखा होगा कौन सी मूवी में, पता है, सूर्यवंशी में देखा होगा कि वो NGO के नाम पे, स्कूल के नाम पे वो सब टेररिस्ट का काम चला रहे थे। फिर भाई हाँ, इतना ही था, मेनली आपको ये याद रखना था FATF में क्या चलता है। ठीक है, और दूसरा कि इंडिया भाई टॉप रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में आता है। आगे 7 नेट ज़ीरो क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटी एक्शन प्लान। सबसे पहले तो ये जो फुल फॉर्म है उसको ही तोड़ते हैं। नेट ज़ीरो आपको पता चल रहा है, ठीक है, कि नेट ज़ीरो, जितना हम कार्बन इमिट करेंगे उतना ही स्टोर कर लेंगे, मतलब टोटल नेट ज़ीरो हो जाए। एग्जाम्पल ले लें तो 10 आपने यूनिट कार्बन रिलीज़ किया था, साथ ही साथ आपने एनवायरनमेंट से भी 10 पकड़ लिया और कहीं पे स्टोर कर दिया या फिर यूज़ कर लिया, तो 10 गया और 10 आया, तो बचा क्या, ज़ीरो। तो ये हो गया नेट ज़ीरो। अभी नेट ज़ीरो क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटी,
तो क्लाइमेट से जिसको रेजिलियंस प्रोवाइड है, रेजिलियंट है, वैसी सिटीज़, क्लाइमेट रेजिलियंस क्या होता है, तो कोई भी क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंसेस आते हैं उनके सामने जो टिकी रहती है वो क्लाइमेट रेजिलियंस। डेफिनेशन क्या है हमारी, तो एबिलिटी टू एंटिसिपेट, प्रिपेयर फॉर एंड रिस्पॉन्ड टू हजार्डस इवेंट, ट्रेंड्स एंड डिस्ट्रप्शन रिलेटेड टू क्लाइमेट। ईजी। तो हम भाई ऐसे सिटीज़ बनाने का प्लान कर रहे हैं, वो रिलीज़ हो गया है। इवन फर्स्ट अहमदाबाद जो है उन्होंने बता दिया कि हम नेट ज़ीरो क्लाइमेट रेजिलियंट सिटी बन जाएंगे बाई 2070। और ये उन्होंने किस में बताया, तो अर्बन 20 मेरल समिट होती है उसमें। ये जो अर्बन 20 की समिट होती है ना, जो IAS जो होगा, अगर आप IAS बनते हो, हम बनते हैं, तो उधर हमें जाना होगा और हमें बताना होगा कि हमारी सिटी किस तरीके से ये काम करेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि हाईलाइट क्या क्या है भाई नेट ज़ीरो क्लाइमेट रेजिलियंट सिटी की। भाई क्लाइमेट फाइनेंस, इनको अराउंड 85,000 बिलियन चाहिए। ठीक है, चलिए किस किस के लिए, तो वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एसेट्रा एसेट्रा। इमिशन रिडक्शन, तो हम जिस तरीके से अभी काम कर रहे हैं वैसे ही काम करते हैं तो 91% तक हम रिड्यूस कर देंगे इमिशन अपना। फिर क्रिएशन ऑफ ग्रीन जॉब्स, यस अप्रॉक्सीमेटली हमें 8 लाख ग्रीन जॉब की ज़रूरत है और हो जाएगी, ऐसा हमें एक्सपेक्टेड है। ठीक है, चलिए क्लाइमेट रेजिलियंस हमने देख लिया। और नीड क्यों है क्लाइमेट रेजिलियंस सिटीज़ की, तो भाई एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, जैसे कि फ्लडिंग, सी लेवल राइज, अर्बन हीट आइलैंड, और इन सब से हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाता है, ये आपको भी पता है। ठीक है, फ्लड आएगा कितना नुकसान हो जाएगा, तो बहुत नुकसान देती है। ऊपर से ये पॉइंट आप याद रख लोगे, नोट कर लेना कि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन में सिटीज़ अकाउंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2/3 ऑफ ग्लोबल एनर्जी यूज़ एंड 70% ऑफ एनर्जी रिलेटेड ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ये आपको पॉइंट दूसरे सब क्वेश्चंस में काम आएगा। सिटी भाई सोचिए, जितना भी टोटल कार्बन इमिशन हो रहा है ना, उस GHG इमिशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैस का, उसमें से 70% सिर्फ सिटीज़ इमिट करती है, रूरल एरियाज़ नहीं करते हैं। एंड दूसरा, जितना भी यूज़ हो रहा है एनर्जी का, उसमें से 2/3 एनर्जी सिर्फ सिटीज़ यूज़ करती है। तो ये हमें पॉइंट दिखता है डिवाइड का, कि रूरल और अर्बन एरियाज़ में कैसे डिवाइड है और कैसे ये बुरा है। तो भाई इनिशिएटिव क्या क्या हमने ले लिए हैं क्लाइमेट रेजिलियंट सिटी के लिए, कि भाई कैपेसिटी बिल्डिंग किया है, लो कार्बन एंड क्लाइमेट से रेजिलियंट सिटी डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट, कैपेसिटीज़ प्रोजेक्ट, फिर इंडियाज़ क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क, देन रेजिलियंट सिटीज़ नेटवर्क। रेजिलियंट सिटीज़ आर सिटीज़ में इसका मेन 3 पिलर्स होंगे, क्लाइमेट रेजिलियंस, सर्कुलरिटी एंड इक्विटी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अभी शॉर्ट न्यूज़ है हमारी, सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट है उसको लेंगे और नहीं इंपॉर्टेंट है उसको जल्दी से कवर कर लेंगे। पहला है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये हम इधर से नहीं करते हैं, ये हम कायदे से बुक से ही करते हैं। ये लीजिए, मैंने लक्ष्मीकांत से पेज जोड़ दिया है, साथ ही साथ मैंने एक और क्वेश्चन भी डाल दिया है, पोरस बॉर्डर वाला। अच्छा आर्टिकल था, पहले मुझे लगा कि नहीं डालूँ पर डाल ही दिया। अटेम्प्ट कर लेना आप, टेलीग्राम ग्रुप में भेज देना, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि चेक कर लूँ। चलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो देखिए 1961 के आसपास HN सन्याल सर के नीचे हम एक कमेटी बनाते हैं उनकी चेयरमैनशिप के अंदर, कि भाई आप कुछ इसके ऊपर रिकमेंडेशन दीजिए, उसके ऊपर हम कुछ करेंगे काम। वो जब रिकमेंडेशन देते हैं तब जाके हम रिपोर्ट बनाते हैं, तब जाके हम बनाते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। और इसी एक्ट के अंदर हम डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन देते हैं सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट की, कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर 2 टाइप के कंटेम्प्ट होंगे, एक होगा सिविल कंटेम्प्ट, दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सबसे पहला सिविल कंटेम्प्ट क्या होगा, ये देखिए मैंने आप यहाँ छोटा सा नोट्स भी बना दिया कि कैसे बनाना आपको आइडिया आ जाए। तो देख लीजिए, सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट 2 टाइप के कंटेम्प्ट हमें बताए थे। ठीक है, सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है कि भाई विलफुली आप ब्रीच करो जो कोर्ट ने बोला है उसको, या फिर आप विलफुल डिसओबीडियंस करो, कोर्ट का कोई जजमेंट आया उसको, मतलब जानबूझ के आप कोर्ट की बात को नहीं मान रहे हो, दैट्स इट, ये हो गया सिविल। फिर क्रिमिनल कंटेम्प्ट देखते हैं, तो आप भाई कोर्ट के अगेंस्ट कुछ पब्लिकेशन करते हो जिसके थ्रू कोर्ट की भाई जो अथॉरिटी है वो स्कैंडलाइज हो जाती है या फिर वो लॉवर हो जाती है, या फिर आप प्रेजुडिस करते हो, कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट के अंदर, आप पहले से ही बताते हो कि देखो यही जीतेगा क्योंकि ये कोर्ट वाला भैया बिक गया है, ये वो, ऐसे ही आप फेंक रहे हो, बस प्रेजुडिस लगा रहे हो। प्रेजुडिस क्या होता है कि कोई चीज़ हुई नहीं है उसी के ऊपर पहले से ही जजमेंट दे देना, प्रीजुडिस, प्री मतलब पहले, जुडिस मतलब
जुडिशियल होना, जजमेंट देना, और या फिर आप जस्टिस के काम में बाधा डाल रहे हो, दैट्स इट, ये क्रिमिनल हो गया। ये दोनों के अंदर फाइन लग सकता है, ठीक है। 6 मंथ तक की आपको जेल भी हो सकती है और 2000 तक का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकता है। बट ये कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, वो कहाँ पे लागू नहीं होता है। तो समझ लीजिए कि जो भी कंटेम्प्ट हुआ था उसको 1 साल हो गया है, उसके बाद इसके ऊपर लागू नहीं होगा, ठीक है। फिर आप प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हो। बंदे ने 2016 में किया था और आप 17 में बोल रहे हो कि वो तूने गलत कर दिया, ये नहीं चलेगा। साथ ही साथ ये न्याय पंचायत या फिर जो विलेज पंचायत, विलेज कोर्ट होती है, वहाँ पे भी नहीं चलता है, ठीक है। तो दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई देयर। और ये देख रहे उसका नोट्स है, कोई भी आप नोट्स बनाओगे ना तो ऐसे बनाओगे। देखिए ये सन्याल की रिकमेंडेशन आई, फिर यहाँ पे ये एक्ट बना, एक्ट के अंदर 2 चीज़ बनी, सिविल एंड क्रिमिनल, दोनों के अंदर क्या पॉइंट है सिर्फ हमने वही लिख दिया। और इसके अंदर ब्रीच होता है तो ये जेल 6 महीना और 2 के। कहाँ पे लागू नहीं होता है, तो नॉट इन न्याय पंचालय एंड आफ्टर 1 ईयर, ख़त्म। फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के अंदर कौन से आर्टिकल के अंदर हम पनिशमेंट की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में 129 और हाई कोर्ट के अंदर 215। ये आधा पेज भी नहीं होगा, उसके अंदर आपने पूरा का पूरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाल दिया। बस ऐसे ही डालो, अगर इन फ्यूचर होता है तो आपने इसका फ़ोटो खींचा है, उसी के अंदर ऐड करो इस कोई चीज़ को, एक्स्ट्रा को। और इसलिए मैं इतना बढ़ चढ़ के ये पूरा बता रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी ने पहले ही पूछ लिया है 2022 में, तो हो सकता है दूसरी बार भी रिपीट हो, कुछ आधा अधूरा भी रिपीट हो, बट हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको दूसरे भी मेरे नोट्स बीच बीच में इसीलिए शेयर करता हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया है कि भाई हाँ ऐसे बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने पूरा देख लिया, अब यहाँ से देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हमने 2-4 दिन पहले ही देखा था कि पीएम ईवी ड्राइव स्कीम आ गई है, जो फेम स्कीम चल रही थी उसका ये सक्सेसर है। उसके अंदर कुछ गाइडलाइंस हमने बताई है कि भाई ईवी के अडॉप्शन को हम कैसे बढ़ाएंगे, सेल्फ एंड रिलायबल कैसे कर सकते हैं और कैसे डेवलप कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच में क्या रेवेन्यू शेयरिंग रहेगा कि अगर ईवी में हर जगह आप चार्जिंग स्टेशन डालते हो तो। फिर टैरिफ क्या रहेंगे, टैरिफ को तो हमने फिक्स कर दिया है 28 तक, मार्च 28 तक, ठीक है। यही सब बकवास बातें हैं, इसलिए हटा दीजिए, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। फिर है एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट बन रहा है। देखो ये भी ज़रूरी है ऐसा भी हल्का फुल्का याद करने का, क्योंकि शायद 2022 में ही यूपीएससी ने पूछ लिया था कि लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ पे है। अभी हो सकता है कि पूछ ले लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पे है, तो ये थीम होती है यूपीएससी की। ओके, कहाँ पे है ये, तो इंदौर के अंदर है। ये कितना प्रोड्यूस करेगा, तो 70,000 किलोग्राम जितना सीएनजी एवरी डे प्रोड्यूस करेगा, इट्स ह्यूज। और सोर्स क्या होगा, तो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट। इट इज़ आउटस्टैंडिंग। हमारे यहाँ पे इतने सारे सॉलिड वेस्ट होते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे पहाड़ बने हुए हैं। आप दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई एरिया में जाइए, गजब। ठीक है, ये कब लॉन्च हुआ था, तो 22 में लॉन्च हुआ था। और इट इज़ पार्ट ऑफ गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन मतलब गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन इनिशिएटिव। ओके, मेन फोकस क्या है इसका, टर्न वेस्ट इनटू वेल्थ। ओके, गोवर्धन का देख लेते हैं किन्होंने लॉन्च किया था। ये इंपॉर्टेंट है एकदम ही, क्योंकि इसी में हम गलती कर सकते हैं। इट इज़ लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। उधर हम समझेंगे कोई फर्टिलाइजर वाली या फिर फार्मर वाली मिनिस्ट्री होगी। ये कन्वर्ट करता है बायोडिग्रेडेबल या फिर वेस्ट को इनटू वेल्थ की, और सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करता है, ऑर्गेनिक मैन्यूअर को प्रमोट करता है, ठीक है। फिर पेजर, भाई रिसेंटली हिजबुल्ला जो है लेबनान में काम करता हुआ, उसके बहुत सारे पेजर फट गए, इसीलिए न्यूज़ में है। हिजबुल्ला और लेबनान क्या है आपको नहीं पता तो सर्च कीजिए, सालों से न्यूज़ में चल रहा है लगातार। पेजर क्या होता है वो हम देख लेते हैं। आपने अगर वो मूवी देखी है, आई यूज टू वॉच मैनी मूवी, दैट्स वाई आई यूज़ मूवीज़ एग्जाम्पल। मूवी है मेजर करके, उसके अंदर ये पेजर को बताया गया है। पेजर एक्चुअली होता है क्या, ये था देखो छोटा सा डिवाइस होता है, यहाँ पे फोटो दे रहा है। इसमें आप मैसेज जैसा टाइप कर सकते हो और किसी को भेज सकते हो। साथ ही साथ कुछ पेजर्स के अंदर, कुछ के अंदर, सारों में नहीं आता, वॉइस मैसेजेस भी जा सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे फ़ोन के जैसे काम नहीं करता है। फ़ोन के अंदर होता है सेल्यूलर नेटवर्क, ये काम करता है रेडियो नेटवर्क के ऊपर। यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो नेटवर्क के ऊपर ये काम करता है। और इसकी रेंज होती है, रेडियो नेटवर्क इसलिए ये अराउंड 50 किलोमीटर, वो अच्छा पेजर है तो 50 किलोमीटर के अंदर ये काम कर सकता है। इन शॉर्ट जैसे वॉकी टॉकी होता है ना कि हेलो हाउ आर यू, वैसे ये पेजर होता है। पर ये इसकी रेंज होती है फिक्स, उसी के अंदर काम करता है। और हर एक पेजर का एक नंबर भी होता है, जैसे 91345,
जैसे हमारा सेल फ़ोन नंबर होता है वैसे पेजर नंबर भी होता है। अभी आप खुद सोचिए, कोई भी बाढ़ आ जाती है या फिर कोई बैटरी इशू भी इसमें अंदर बहुत लंबा चलता है और ये सेल्युलर नेटवर्क पे काम नहीं करता है, मतलब जो हमारा फ़ोन यूज़ करता है उसके ऊपर काम नहीं करता है, तो कुछ भी हो जाएगा, ये तो चालू ही रहेगा। इसीलिए इसको बोला जाता है कि आप इसका यूज़ काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हो। और आप खुद सोचिए कि अगर सेल्युलर नेटवर्क है तो वो हैक हो सकता है, ठीक है। पेजर हैक नहीं हो पाएगा क्योंकि पता ही नहीं है कि कौन कहाँ पे यूज़ कर रहा है। तो ये पेजर कौन यूज़ करता होगा? डेफिनेटली अनऑफिशियल्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। इवन जो ये पेजर फटे उसमें से हिजबुल्लाह के बहुत सारे जो थे वो टेररिस्ट ही थे। अभी पता नहीं, सो कॉल्ड टेररिस्ट आप बोल सकते हो। तो भाई वही यूज़ कर रहे थे और वो पेजर काफ़ी फट गए और ऐसा बोला जा रहा है कि इस पेजर के अंदर जानबूझ के कुछ ब्लास्ट हो उसका मटेरियल डाला गया था। ठीक है, चलो जाने दो। पेजर आपने देख लिया है, बैटरी अच्छी चलती है और इसको आप ट्रेस नहीं कर सकते हो कि कहाँ से कहाँ बात हो रही है, क्या बात हो रही है, ठीक है। और इसका वाइब्रेशन होता है, एक टोन होता है, बीप बजती है जब आपके ऊपर मैसेज आता है और इतना अच्छा होता है कि आप कहीं पे भी हो आपको सुनाई देगा, वो आपको महसूस होगा। और ये सेल्यूलर नेटवर्क पे काम नहीं करता है, इसलिए नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे भी ये काम आपको आ सकता है। ठीक है, चलिए। फिर है भाई FTIITTP, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, यानी कि अंडर इंडिया के अंदर कोई भी आ रहा है घूमने के लिए उसको हम ज़्यादा दिक्कत ना दें और जल्दी से जल्दी क्लियरेंस दे दें, ठीक है। अब ये कोई भी में फॉरेन ट्रैवलर भी हो सकते हैं, इंडियन सिटीजन भी हो सकते हैं और OCI कार्ड होल्डर भी हो सकते हैं। OCI कार्ड होल्डर नहीं पता तो पॉलिटी से पढ़ लीजिएगा आप, अभी न्यूज़ में है। ये किसकी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करता है और ये 21 मेजर एयरपोर्ट्स है वहाँ पे ये लगाएंगे। नोडल एजेंसी की है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। मेन फोकस क्या है? तो इमिग्रेशन ईजी रहे, दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि कई बार वही होता है कि कोई बंदा बाहर से आ रहा है, उसका चेकिंग इतना हो रहा है कि आधे दिन तक वहीं पे एयरपोर्ट पे पड़ा हुआ है। फिर है भाई प्रोजेक्ट 200। तो देखो हमने ऊपर भी बात की सेल्यूलर नेटवर्क, हमारे सेल्यूलर नेटवर्क काम कैसे करते हैं? तो टावर होता है, ठीक है, और ये टावर का कनेक्शन जुड़ा हुआ था जो स्पेस में सैटेलाइट है, सैटेलाइट के साथ। अब ये सैटेलाइट टावर को नेटवर्क देती है, फिर ये टावर, यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो ये टावर मुझे फ़ोन में नेटवर्क प्रोवाइड करता है। इस तरीके से कुछ काम करता है, ठीक है, सेल्यूलर नेटवर्क हमारा मोबाइल नेटवर्क। अभी इसी को, ये जो सैटेलाइट है वो तो स्पेस में बहुत ऊपर है, इसी के चलते प्रोजेक्ट 200 हम लेके आ रहे हैं। हम गवर्नमेंट तो नहीं, स्टार्टअप एक है बेंगलुरु बेस्ड बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, उन्होंने क्या किया है, इसी सैटेलाइट को स्पेस में 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर पे सैटेलाइट होती है, उन्होंने ये सैटेलाइट अराउंड 200 किलोमीटर रखी है, मतलब ये थोड़ी नीचे रखी है, ठीक है। आप इसको ऐसा समझ लीजिए, टावर को मैं और नीचे करता हूँ, हाँ बस ये यहाँ पे रख दी है, ठीक है। ये 500 किलोमीटर इतनी ऊपर थी, अभी ये हमने यहाँ पे रख दी। आप खुद बताइए, डिस्टेंस नज़दीक हो गया ना टावर से, तो अभी पुरानी जो सैटेलाइट है जो ऊपर है उससे जो नीचे वाली सैटेलाइट है वो जल्दी काम करेगी, मतलब लेट कम होगा, जो भी आपका सिग्नल होगा वो लेट नहीं होगा, लेट कम होगा, मतलब लेटेंसी काफ़ी स्लो होगी, कम होगी, स्लो होगी क्या, लेटेंसी बहुत कम होगी, ठीक है। साथ ही साथ ये हमने बहुत ऊपर भेजा नहीं है तो खर्चा भी कम आया ना, क्योंकि आधा ही डिस्टेंस में भेजा तो खर्चा भी कम आएगा। तो ये प्रोजेक्ट 200 के अंदर हम छोटी तो नहीं, सॉरी, हम सैटेलाइट भेज रहे हैं छोटे अंतर तक, ठीक है, अराउंड 120 टू 250 किलोमीटर, जिसको हम अल्ट्रा लो अर्थ ऑर्बिट भी बोलते हैं, अल्ट्रा लियो लो अर्थ ऑर्बिट। जो हमारा लो अर्थ ऑर्बिट है वो 400 पे होता है, ये अल्ट्रा लो मतलब उससे भी नीचे 200 पे ही। एडवांटेज क्या होगा? तो लेटेंसी कम हो जाएगी। लेटेंसी क्या होती है? लेट होना। ज़्यादा लेटेंसी है ना, तो होता क्या है, एक एग्जांपल बता देता हूँ। अब ब्लूटूथ के अंदर भी लेटेंसी होती है, उसका एग्जांपल पकड़ लीजिए कि आपने यूँ सॉन्ग आप सुन रहे हो समझ लीजिए, और ये क्लिक किया और 1 सेकंड बाद आपके ईयरफोन में वो गाना बजता है, वो है लेटेंसी, ठीक है। लेटेंसी कब? मतलब जैसे ही क्लिक करोगे तुरंत ही काम हो, लो लेटेंसी कम है। तो अभी कम्युनिकेशन में भी लेटेंसी होती है कि मैं कुछ, आप अगर वीडियो कॉल पे हो, वो आपने महसूस किया होगा कि कुछ बोलो ना, उसके 1 सेकंड के बाद सामने वाले को पता चलता है कि अच्छा, वो लेटेंसी है। अगर सैटेलाइट हमारी और नीचे होगी तो लेटेंसी कम हो जाएगी, तो रिड्यूस करेगा लेटेंसी को, साथ ही साथ कॉस्ट भी कम करेगा। इसको आप यूज़ करोगे आप प्रोजेक्ट 200 को या फिर ये अल्ट्रा लियो सैटेलाइट्स को अपने दूसरे आंसर्स में, डायरेक्टली तो डेफिनेटली नहीं पूछा जाएगा। फिर है एक्सरसाइज एक्या। तो भाई हमारी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उन्होंने
इंडियन आर्मी की साउदर्न कमांड के साथ मिलकर चेन्नई में एक्सरसाइज एक क्या की है। इसका मेन मोटो क्या था कि डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस और कोलाब्रेशन बने रहे सारे स्टेक होल्डर के अंदर, क्योंकि बहुत सारे डिज़ास्टर आए दिन आते रहते हैं, तो हम उसके लिए रेडी रहें, दैट्स इट। और नोट करने की बात आपको क्या है कि 1990s से अगर हम देखें तो सिर्फ डिज़ास्टर की वजह से हमारे 150 बिलियन जितना लॉस हो गया है फ्रॉम फ्लड एंड स्ट्रॉम। गजब बात है। देखो ऐसी सब में जो बात बोल रहा हूँ ना, ये नोट, उसको आपको एक्चुअली नोट करना है, ये आपको काम आएगा अपने पेपर में, ठीक है। फिर अमूल फाल्कन भाई, तो भाई रशिया और चाइना में इनका ब्रीडिंग ग्राउंड होता है, और रशिया और चाइना से निकल कर ये साउथ अफ्रीका तक की वोयाज करते हैं, मतलब उधर तक जाते हैं, घूमते हैं, ज़्यादातर बर्ड ये करते ही रहते हैं। और ये बीच में रुकते भी हैं, मणिपुर नागालैंड वाले एरिया में होल्ड कर लेते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि 2 मिनट बैठ जाते हैं। बस इसीलिए न्यूज़ में था कि ये जो इधर रुकते हैं तो बहुत सारे इनको हंट कर लेते हैं, तो भाई मणिपुर ने बोल दिया था कि भाई हंट मंट करिए मत, इसके ऊपर बैन है, ठीक है। इस ये अमूर फाल्कन है, इसको हम कॉमनली कहुआ पुन्या के नाम से जानते हैं, ठीक है। कहुआ पुन्या, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। चलिए, ये किस पे फीड करते हैं, तो ड्रैगन फाइल्स के ऊपर फीड करते हैं, और इनका स्टेटस क्या है, IUCN, तो लीस्ट कंसर्न। IUCN स्टेटस क्या होता है भाई, तो कोई भी स्पीशीज़ है, वेदर एनिमल स्पीशीज़, प्लांट स्पीशीज़, फ्लोरा फ्लोना, उनको ये कैटेगराइज करते हैं कि भाई इनका लेवल कितना, ये जितना ज़्यादा दुनिया में होंगे उतना इतना लेवल कम होगा। लीस्ट कंसर्न मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, फाइन है। फिर भाई नियर थ्रेटन होता है कि थोड़ा तो थ्रेट है। फिर भाई वल्नरेबल होता है कि नियर थ्रेटन से भी ज़्यादा वल्नरेबल है ये तो। फिर होता है इंडेंजर्ड, फिर होता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और फिर होता है एक्सटिंक्ट कि ये तो भाई चला ही गया, ठीक है। ये सारे के सारे IUCN के वो स्टेटस होते हैं। फिर आखिरी न्यूज़ है हमारी जॉर्डन। हमने वैसे देख भी लिया है जॉर्डन को बहुत बार, फिर से एक बार। जॉर्डन क्यों न्यूज़ में था, तो WHO ने डिक्लेयर किया जॉर्डन ने एलिमिनेट कर दिया है पूरी तरीके से लेप्रोसी को। जॉर्डन की लोकेशन हम देख लें, वही मेन है। तो देखो ये अफ्रीका वाला रीजन है, ठीक है। यहाँ पे ये अफ्रीका आपका आता है, सॉरी ये गल्फ ऑफ, ये वाला एरिया आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। अभी देख लीजिए, ये है अपना इंडिया, और ये वाला जो रीजन है अरेबियन पेनिनसुला, यहाँ पे एकदम वेस्टर्न बाजू ये मेडिटेरियन ओशन है, उसके यहाँ पे इजराइल के एकदम बाजू में पड़ता है जॉर्डन, ठीक है। ये वाला रीजन अभी आपको क्लिक हो रहा है, ठीक है। नहीं हो रहा तो आप खुद गूगल एर्थ खोलिए और देखिए। तो बस जॉर्डन की बात की गई है। जॉर्डन का क्या क्या भाई काम का है वो हम देख लेते हैं। तो जॉर्डन के भाई लेफ्ट बाजू में ही हमारा पड़ता है इजराइल, नीचे पड़ता है सऊदी अरेबिया, यहाँ पे इराक, यहाँ पे सीरिया। फिर वाटर बॉडीज़ देखते हैं, तो ये डेड सी के साथ ये भी बॉर्डर बनाता है, और इनकी मेन रिवर है रिवर जॉर्डन, ठीक है। ओके, और हाँ गल्फ ऑफ अकाबा भी मेरे देखना रह गया, बताना रह गया। ये देखिए, ये जो एरिया है ये है रेड सी, मैं पेन बदल देता हूँ, ये है रेड सी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हम जूम करते हैं ना, ये वाला रेड सी का एरिया, यहाँ पे ना एक टन जाता है दूसरा, और यहाँ से दूसरा जाता है, मतलब ये से V शेप बनता है। ये जो लेफ्ट नीचे बाजू जाता है वो है अपनी सुएज कैनाल, और जो ऊपर बाजू जाता है ये है गल्फ ऑफ अकाबा। बस, तो गल्फ ऑफ अकाबा ये आपको दिख रहा है, ठीक है। ये वाला एरिया जो मैंने आपको बताया, एक ऊपर बाजू जा रहा है रेड सी का, ये है गल्फ ऑफ अकाबा, और इसकी ओपनिंग कहाँ पे है, तो देखो जॉर्डन में यहाँ पे ओपनिंग है, ठीक है, गल्फ ऑफ अकाबा की। बस, तो एक रेड सी के साथ ये भी बॉर्डर बनाता है, यही हमें ध्यान रखना है, ठीक है। दैट्स इट। मेजर रिवर कौन सी है, तो जॉर्डन और यारमुख। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप ये क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। एंड आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि ठीक से मैंने बताया है। एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि और वीडियो लोगों तक पहुँचे, ठीक है। सुनने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।